स्टार्ट करूं मैं? आप लोग आ चुके हैं, सब लोग हैं? वो चैट विंडो खोल दो थोड़ा सा, ताकि बच्चे वो साइड में उसको सेट कर दो। साइड में नहीं आएगा? हाँ, ताकि कोई क्वेश्चन होता है तो पूछते हैं, मैं जवाब पूछता हूँ तो फिर देते हैं। थोड़ा बड़ा कर दो ना। हाँ, ये बस सही है। थैंक यू। ओके बच्चों, देखो कल जिस जगह पे बात खत्म की थी, कल मैंने आप लोगों को अकाउंटिंग की डेफिनेशन के साथ एंड किया था क्लास की। अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या होगी, आज वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, मैंने आप लोगों को लिखवाया था जहां तक, तो देखिए अब मैंने आप लोगों से वो पेज शेयर किया है जो अपने वेबसाइट का, दे तो दिया है। अच्छा से एक ब्लू दे दे। हाँ, ब्लू में इंक नहीं, अगर इंक भर दे इसमें इंक डाल दो। ये मैं लेके आया, गाड़ी से निकाल लिया। ठीक है बच्चों, मौजूद हैं आप लोग सारे? अब देखिए यहीं से स्टार्ट ले रहा हूं, आई होप कि अभी सब लोग आ जाएं। थैंक यू, बस सही। देखो, अब जो मैं आपको बोर्ड पे ये लिख रहा हूं या लिख के दिखा रहा हूं, ये चीजें आपके पास मौजूद हैं इसमें, नोट्स में। देखो, राइटिंग अगर समझ में नहीं आ रही है तो मैं ये कोई ऐसी चीज नहीं लिख रहा जो तुम्हारे नोट्स में मौजूद नहीं है। जो मैंने वेबसाइट पे आप लोगों को नोट्स दिया है ना बेटा, उस नोट्स में ये मौजूद है। ठीक है, मैं राइटिंग थोड़ी बड़ी कर दूंगा, कोई मसला नहीं है, अभी लिखते हुए बड़ा कर देता हूं। लेकिन मैं ये सारी चीज जो मैंने अभी सब बोर्ड पे लिखी है, ये सारी आइटम जो आपको वेबसाइट का लिंक दिया है, जो आपको उस नोट्स में बताया है, उस नोट्स में ये मौजूद है। तो अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो ये आप पूरा वहां पे चले जाइएगा। नोट्स का पेज नंबर ही बता देता हूं मैं, जिस पेज पर ये मौजूद है। ये 5वां पेज है, 5th पेज है, उस पेज पर ये मौजूद है। बोलिए, समझ में आई बात आप लोगों को मेरी? नोट से आप ले लेंगे। हाँ, थोड़ा सा इसमें जरा सा भी मैं बड़ा करता हूं। ठीक है, ओके। नोट्स में अगर आपने डाउनलोड कर लिया है, उसका आपने प्रिंट आउट ले लिया था, तो वो निकाल के उसका पेज रखिए जिसमें डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग लिखी हुई है। ठीक है, अगर किसी के पास नहीं है तो थोड़ा सा सब्र करें, मैं अभी इसको सही कर देता हूं। असल में अगर मैं बहुत बड़ा बड़ा लिखूंगा तो ये चीज पूरी हो नहीं सकेगी। ठीक है, मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूं कि अब इसके ऊपर ही फोकस करूं। देखिए, अब सुनिएगा, यहां तक मैं समझा चुका था क्या? द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, यहां तक मैंने कल की क्लास में आपसे डिस्कस कर लिया था। ठीक है, कि अकाउंटिंग में हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं खास मखसूस तरीके के तहत। लेकिन अब जरा आगे पढ़ो। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? लिखा है एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन। और से देखना,
यानी अकाउंटिंग में जब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा तो हमेशा उनकी रिकॉर्डिंग होगी मनी की सूरत में। क्या मतलब? पैसे की सूरत में। यानी अगर आप किसी जगह पर ये बुक स्टोर वाला ये मार्कर खरीदता है तो ये नहीं लिखेगा अपनी अकाउंटिंग की किताब पे, या इस तरह नहीं लिखेगा कि जी मैंने 4 मार्कर खरीदे, बल्कि वो उन 4 मार्कर की वैल्यू लिखेगा कि भाई 10 रुपए के 40 रुपए के मार्कर, 10 रुपए के हिसाब से 4 मार्कर 40 रुपए के खरीदे। तो इसलिए अकाउंटिंग की बुक में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हुए मनी ट्रांजैक्शन किसी भी करेंसी में रिकॉर्ड होगा। पाकिस्तान में है तो रुपीस में रिकॉर्ड होगा, सऊदीया में है तो रियाल में रिकॉर्ड होगा, अमेरिका में है तो डॉलर में रिकॉर्ड होगा। और इसी तरह प्रॉफिट और लॉस भी जब मेंशन किया जाएगा तो वो हमेशा मेंशन किया जाएगा रुपीस की सूरत में या करेंसी की सूरत में, कि कितने लाख का प्रॉफिट हुआ, कितने हजार का प्रॉफिट हुआ। तो ये एक इसके अगली डेफिनेशन के अंदर बात आती है, ठीक है, कि जो रिकॉर्डिंग होगी, जो क्लासिफाइंग होगी, जो समराइज यानी प्रॉफिट और लॉस बताया जाएगा, वो सब किस सूरत में बताया जाएगा? रुपए पैसों की सूरत में बताया जाएगा। कितने हजार का प्रॉफिट, कितने लाख का प्रॉफिट। ठीक हो गया? इसके बाद आगे कहता है एंड इवेंट्स विच इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। मैं पता है मैंने बोला है बच्चों को कि अभी मैं ये सब देखो जो मैंने नोट्स दिए हैं ना बेटा, उसमें ये सब मौजूद है चीजें, ठीक है। ये नोट को राइट डाउन नहीं करना है, जो नोट्स मैंने शेयर किए उसमें ये सब मौजूद है। तो इंटरप्रेटिंग क्या आप कहता है, सॉरी कहां पे था मैं, एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। अब फाइनेंशियल कैरेक्टर का मतलब क्या है कि जब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्डिंग हो रही है या उनकी वो हो रही है तो उसमें ख्याल ये रखा जा रहा है कि तमाम ट्रांजैक्शन जो हैं वो रिकॉर्ड करने वाले उसमें फाइनेंस इन्वॉल्व हो, यानी पैसा इन्वॉल्व हो। यानी अगर एक बिजनेस के अंदर अगर कोई आप दो शॉप चला रहे हैं, ऑफिस चला रहे हैं और उसमें कोई हड़ताल हो गई है, कोई छुट्टी का दिन आ गया है या बारिश हो गई है या कोई नया एम्प्लॉय हायर हुआ है, तो अकाउंटिंग में ये बात रिकॉर्ड नहीं होगी। हाँ, अकाउंटिंग में ये बात रिकॉर्ड होगी कि उस इवेंट का फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या हुआ। मतलब एक एम्प्लॉय रखा है तो एम्प्लॉय का आना रिकॉर्ड नहीं होगा, लेकिन उस एम्प्लॉय के काम करने का फाइनेंस ये इन्वॉल्व है कि उसको महीने भर के बाद जब सैलरी दी जाएगी तो वो सैलरी की अमाउंट यहाँ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होगी, क्योंकि वो सैलरी की अमाउंट जो है वो फाइनेंशियल कैरेक्टर है। तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हुए हमेशा किस चीज को देखा जाएगा? उसमें कितना पैसा इन्वॉल्व हुआ है, उसकी मैग्नीट्यूड या उसकी दूसरी चीजें खूबी या खामी रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, बल्कि उसकी अमाउंट रिकॉर्ड की जाएगी, फाइनेंस रिकॉर्ड की जाएगी। और लास्ट में तीसरी बात और आखिरी बात इस डेफिनेशन की, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। क्या मतलब? दे लिखा कि जनाब बिजनेस ने, अकाउंटिंग ने बिजनेस में होने वाला क्या बताना है? प्रॉफिट और लॉस। अब बिजनेस ने, अकाउंटिंग ने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर लिया, ओके, लेकिन अब सिर्फ प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करके बिजनेस खत्म नहीं हो जाएगा, अकाउंटिंग का काम खत्म नहीं हो जाएगा, बल्कि वो अकाउंटिंग उस चीज को इंटरप्रेट करेगी। इंटरप्रेट यानी जो बिजनेस को प्रॉफिट और लॉस हुआ, क्यों हुआ। यानी अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो हम ऐसी क्या एक्टिविटी इख्तियार करें, ऐसा क्या काम करें कि प्रॉफिट कंटिन्यू रहे, रुके नहीं। और अगर लॉस हो रहा है तो कैसे लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट किया जाए। तो आने वाले रिजल्ट को यानी प्रॉफिट और लॉस को इंटरप्रेट करना अकाउंटिंग का काम है, उसको समझाना। और किसको समझाना? जो उसके मालिकान हैं, जो उसके कर्ता धर्ता हैं, जो लोग उस बिजनेस को रन कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को ये समझाया जाए कि यार ये काम करा था आपने तो इसकी वजह से जनाब लॉस हो गया ना, इस तरह की एक्टिविटी चेंज करें ताकि आप प्रॉफिट में एंटर हो। प्रॉफिट हो गया तो कैसे और ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है या कैसे उस प्रॉफिट को बरकरार रखा जा सकता है, ये सारी चीजें आती हैं। तो अच्छी तरह आप ये समझ लो कि हमेशा बहुत ज्यादा हम पढ़ लेते हैं। अच्छा क्या लिखा है भाई? यार भाई मेरा लाइबा बेटा, मैंने बताया ना ये डेफिनेशन नोट्स में मौजूद है, वहां से पूरा लिख लेना। मैं बहुत छोटा नहीं लिखा है, हाँ छोटा लिखा है,
मैं भी बड़ा करके आपको और समझा देता हूँ। बोलो, नोट्स डाउनलोड कर लिए थे? जवाब दे दीजिए मुझे। आपने, लाइबा आप खास के जवाब दें, आप लोगों ने नोट्स डाउनलोड किए थे? जोहेब साहब आप भी बता दीजिए मुझे कि नोट्स डाउनलोड किए? बेटा मैंने कल आप लोगों से वेबसाइट पे एक लिंक शेयर किया था, ठीक है? अगर आप लोगों ने, कल मैंने अपना नंबर भी दिया था कि ग्रुप क्रिएट किया है मैंने। जिन बच्चों ने मुझसे अपना नंबर शेयर नहीं किया है, आज मैं दोबारा अभी लिख रहा हूं बोर्ड पे नंबर। मेरे नंबर पर अपना नाम और जो मैंने कहा था लिख के भेजिए, बीकॉम पार्ट 1, या क्योंकि पार्ट 2 की क्लास भी हो रही है तो लाजमी मेंशन कीजिए पार्ट 1, मैं आपको ग्रुप में दूंगा। और आज फिर मैं वो लिंक वेबसाइट का शेयर कर लूंगा जिस लिंक से आपने ये नोट्स डाउनलोड करने हैं, ठीक है? मेरा नंबर नोट कर लीजिए, फिर लिख रहा हूं 0, नजर आ रहा है यहां से? हाँ, 3142933703, ठीक है? इस पर मैं एक वेबसाइट का आपके साथ अभी, बल्कि 2 मिनट दीजिए। ग्रुप में तो खैर मैं अभी ऐड नहीं कर सकूंगा क्लास के दौरान, रात में अब आप मुझे कर दीजिए, मैं इस वेबसाइट पे मैं आपको दे दूंगा, लिंक शेयर करूंगा, उस पर ये सारे नोट्स मौजूद हैं, ठीक है? अब मैं जवाब पढ़ूं जरा, लाइबा वगैरह ने क्या जवाब दिया है? ठीक है, आयशा मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गई ये बात, कहां से डाउनलोड, क्या कैसे डाउनलोड करेंगे। आप मुझसे अपना, आयशा अपना नंबर शेयर कीजिए, मेरे नंबर पे मेल कीजिए, वो मैसेज कीजिए, मैं आपको शेयर कर लूंगा। सब लोग कर लें, फिर मैं लिंक एक दफा शेयर कर दूंगा, ठीक है? आवाज स्लो आ रही है माहम, अब कुछ बेहतर आ रही है, मैं और कोशिश करता हूं कि तेज बात करूं। ओके, चलूं आगे? ठीक है, और कोई मसला तो नहीं? चलूं, अब आगे चलूं? नंबर नोट कर लिया है, मैं साफ कर दूं, आगे चलूं? ओके लिखिए, मैं आगे चलता हूं अब। ओके देखिए, अब आपको इसके बाद जो चीज मालूम होनी चाहिए, जब अकाउंटिंग को आप समझ गए कि अच्छा ये अकाउंटिंग होती है, अब आपको थोड़ा सा एक और बात मालूम होनी चाहिए, और वो होनी चाहिए मालूम ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है? ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग क्या मतलब? कि अकाउंटिंग के किस किस तरह से रन की जाएगी, कितनी तरह की अकाउंटिंग होती है, उसकी कितनी किस्में हैं। तो याद रखेंगे अब आप आज के बाद 3 अकाउंटिंग है। एक कहलाती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक? दूसरी कहलाती है कॉस्ट अकाउंटिंग, और तीसरी कहलाती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब पढ़ा जा रहा है बोर्ड पे, याद रखिएगा। अब आप में से जिन बच्चों ने आज तक जितनी अकाउंटिंग अभी आप पढ़ के आए, जो कॉमर्स से ही बच्चे आए हैं, जिनकी अकाउंटिंग का नाम फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग थी, सेकेंड ईयर अकाउंटिंग, या अभी जो आप पढ़ रहे हो इसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, ये सब अकाउंटिंग दरअसल कौन सी अकाउंटिंग है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। ये सब फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग कह देते हैं, सेकेंड ईयर में सेकेंड ईयर अकाउंटिंग कह देते हैं। पार्ट 1 में पढ़ोगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नाम से, बीकॉम पार्ट 2 में जाओगे तो वहां एडवांस्ड अकाउंटिंग के नाम से पढ़ोगे। ये सब जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये असल में जो ये काम है, ये डेफिनेशन है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग की है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का असल वही काम होता है कि वो बिजनेस का क्या कैलकुलेट करती है, प्रॉफिट या फिर लॉस कैलकुलेट करती है, ठीक है? अच्छा, दूसरी आती है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है कि जैसे आपको याद करो, याद है अभी लास्ट क्लास में बताया था कि 3 टाइप्स होते हैं बिजनेस के, ट्रेडिंग बिजनेस, सर्विस बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, यानी 3 टाइप्स है, ट्रेडिंग, सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग। जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है, यानी बल्कि यूं कहना चाहिए कि जो ट्रेडिंग बिजनेस होता है या सर्विस बिजनेस होता है, उसमें प्रॉफिट और लॉस निकालना बड़ा आसान होता है। क्यों? क्योंकि उसमें बड़े आराम से हमारे पास मौजूद होते हैं तमाम रेवेन्यू,
अब जिनको अभी रेवेन्यू का नहीं पता बताता हूं, जैसे उर्दू बता चुका हूं वैसे, कि बिजनेस की आमदनी पता होती है, इसी तरह एक्सपेंसेस यानी बिजनेस के अखराजात हमें मालूम होते हैं। तो आमदनी और अखराजात बड़े आराम से मालूम होते हैं। कौन से दो बिजनेस में? ट्रेडिंग बिजनेस में और सर्विस बिजनेस के अंदर। तो यहां पर बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस निकालना आसान होता है, उसमें हम फौरी तौर पे अप्लाई कर सकते हैं या करते हैं, सीखते हैं क्या? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लेकिन जो तीसरी टाइप्स है बिजनेस की, मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमें एक, जैसे ये मार्कर है, तो ये मार्कर अगर बना बनाया मिला है तो हमें पता है भाई इसकी कॉस्ट कितनी है, 30 रुपए है, इसकी कॉस्ट कितनी है, 40 रुपए है, बेचेंगे कितने पे, 50 रुपए पे, 100 रुपए पे, मालूम है, रेवेन्यू भी मालूम है, एक्सपेंस भी मालूम है। लेकिन बनाने वाली कंपनी ने ये मार्कर ऐसे नहीं खरीदा होगा, उसने अलग अलग पीस खरीदे होंगे, कैप का पीस अलग होगा, ये अलग होगा, रिफिल अलग होगा, ये सारे खर्चे उसके अलग अलग होंगे। फिर हमें जरूरत क्या आई कि हम इन सब खर्चों को जो अलग अलग हुए, इनको इकट्ठा करके एक क्या मालूम कर सके, कॉस्ट। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें हमारे प्रोडक्ट की क्या मालूम कर सके, कॉस्ट। तो हुआ क्या कि एक नई अकाउंटिंग की बुनियाद रखी गई जिसका नाम रखा गया कॉस्ट अकाउंटिंग। और कॉस्ट अकाउंटिंग पहले मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में बनने वाली प्रोडक्ट की क्या निकालती है, कॉस्ट निकालती है, और फिर उसके बाद उसमें दोबारा होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ताकि जब उस चीज को बनने के बाद बेचा जाए तो उसका क्या मालूम हो सके, प्रॉफिट और लॉस। तो बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हेल्प के लिए इजाद हुई और एक नई ब्रांच क्रिएट हो गई है। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट पहली दफा तुम पढ़ोगे बीकॉम पार्ट 2 के अंदर। जब आप अगले साल इंशाल्लाह आएंगे तो वहां अकाउंटिंग 2 है, एक एडवांस्ड अकाउंटिंग और दूसरी कॉस्ट अकाउंटिंग। एडवांस्ड अकाउंटिंग बेसिकली यही है फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो कि तुम अभी भी पढ़ रहे हो, मगर उसका नाम क्या है, प्रिंसिपल, यानी बुनियादी असूल पढ़ाए जा रहे हैं। अगले साल इंशाल्लाह तुम पढ़ोगे एडवांस्ड अकाउंटिंग, और उसी के साथ एक दूसरी अकाउंटिंग होगी जिसका नाम होगा कॉस्ट अकाउंटिंग। और फिर तीसरी अकाउंटिंग कहलाती है मैनेजमेंट या मैनेजरियल अकाउंटिंग। मैनेजमेंट और मैनेजरियल अकाउंटिंग जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी मजेदार है। ये अकाउंटिंग दरअसल मैनेजर को मदद करती है। ये लफ्ज वर्ड मैनेजर आप सब लोगों ने सुना होगा, लेकिन याद रखिए मैनेजर यहां पर मैं किसी ओहदे की बात नहीं कर रहा। होता है ना बैंक का मैनेजर, पेट्रोल पंप का मैनेजर, अपना किसी ऑफिस में मैनेजर। एक मैनेजर एक डेजिग्नेशन का नाम है, ओहदे का नाम है। ये ओहदे की बात अभी नहीं हो रही, अभी बात हो रही मैनेजर कौन है। हर वो शख्स जो किसी भी काम को मैनेज करे उसको क्या नाम देते हैं, मैनेजर का नाम देते हैं। यानी आप मुझे बुलाते हैं सर के नाम से, लेकिन मैं कौन हूं, मैं भी एक मैनेजर हूं। क्यों? क्योंकि मैं आपका कोर्स मैनेज कर रहा हूं। इसी तरह कोई आप, बल्कि आप अपने आप को सोचिए, जिस वक्त आप अपनी पढ़ाई को मैनेज कर रहे होते हैं कि मुझे पहले ये पढ़ना है, इस पे इतना टाइम लगाना है, इसको इतना तैयार करना है, तो बेसिकली आप भी क्या होते हैं, एक मैनेजर होते हैं। ठीक है, तो मैनेजर की बात है कि मैनेजर वो शख्स होता है जो किसी काम को मैनेज करे, किसी काम को अंजाम दे शुरू से लेकर आखिर तक। अब यहां पर एक सवाल पूछूंगा तुम लोगों से, जरा सोचो, मैनेजर कोई नई बात तो नहीं समझ में आ गया। अब मुझे बताओ बात कि एक मैनेजर सबसे ज्यादा अपनी उस ऑफिस वर्क में सबसे ज्यादा कौन सा काम करता होगा, क्या काम करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा है मैनेजर का। ये सवाल मैं अब चेक करूंगा, तुम लोग मुझे जवाब दो। तुम्हारे ख्याल में एक मैनेजर सबसे ज्यादा क्या काम परफॉर्म करता होगा? चलिए जवाब दीजिए, आपके जवाब से फिर मैं सवाल उठा के एक्सप्लेन करता हूं। देख रहा हूं मैं आपके जवाब का, मुंतजिर हूं। देखें सबसे पहले कौन जवाब देता है। ओके, जवाब आया जनाब जोहेब खान साहब की तरफ से, प्लानिंग करता होगा। वाह। और जनाब ये पता नहीं नाम नहीं मालूम, लेकिन आया मैनेजमेंट का। फिर एक और आया है क्या, सब काम मैनेज करता है। एक तो ये बड़ा अच्छा होता है, मैनेजर का जब पूछूं मैं मैनेजर क्या करता है तो सबका एक जवाब होता है मैनेज करता है। अरे हाँ ठीक कह रहे हो, मैनेज तो करता है, लेकिन क्या चीज मैनेज करता है? और कोई जवाब आएगा?
एक और जवाब आया क्या, अकाउंटिंग देखेगा। अच्छा, और अगर उसको अकाउंटिंग नहीं आती हो, यानी एक मैनेजर के लिए जरूरी है कि वो अकाउंटिंग पढ़ा हुआ हो, उसको अकाउंटिंग नहीं आती हो तो मैनेज नहीं करेगा है? सुनो अब, दरअसल मैनेजर का जो सबसे प्राइम काम है ना, वो कहलाता है डिसीजन मेकिंग। क्या कहलाता है? डिसीजन मेकिंग। अब बोलोगे ये क्या चीज है सर? डिसीजन मेकिंग कहते हैं उर्दू में फैसला साजी। क्या मतलब? फे का नुक्ता डाल दूं, फैसला साजी। क्या मतलब? कि एक मैनेजर सबसे बड़ा काम उसका होता है फैसला लेना। मैनेजर वो शख्स नहीं है जो खुद दौड़ दौड़ के काम करे, खुद हर काम करे। अब मिसाल के तौर पे मैं क्लास लेने आ रहा हूं, तो अब अगर आने के बाद मैं सारा काम मैं करूं, अब तो चलो आप लोग घर बैठे हो, लेकिन फर्ज करो कुर्सियां भी मैं लगाऊं और क्लासरूम भी मैं साफ करूं, तो भाई ये सारा काम अगर मैं खुद करने लग गया तो मैं सब काम कर लूंगा, मगर पढ़ाने के काबिल नहीं रहूंगा। तो मैनेजर हमेशा क्या करता है कि वो दूसरों से काम लेता है और उस काम को सरे अंजाम तक यानी एंड तक पहुंचाता है, और उसके लिए उसको फैसला करना होता है, उसको डिसीजन लेना होता है कि कौन सा काम किससे करवाया जाए, कैसे करवाया जाए, कब करवाया जाए। समझे? यानी एक कोचिंग की क्लास भी अगर स्टार्ट होती है तो यहां पर मैनेजर को डिसाइड करना होता है क्या, ये क्लास कितने बजे स्टार्ट होनी चाहिए, क्लास में बच्चे कितने होने चाहिए, किस टीचर से स्टार्ट होनी चाहिए, फिर अगर क्लासरूम फिजिकल हो रही है किस क्लासरूम में होना चाहिए, उस क्लासरूम में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, इन सब चीजों में क्या रिक्वायर्ड है? बोलिए, डिसीजन मेकिंग रिक्वायर्ड है। तो एक मैनेजर को सबसे ज्यादा जब फैसला करना होता है तो फैसला करने के लिए उसे सबसे ज्यादा क्या चाहिए, जिसे कहते हैं इंफॉर्मेशन। क्योंकि तुमको अगर कहा जाए कोई फैसला करने को तो तुम्हें सबसे ज्यादा क्या चीज चाहिए? मालूमात चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए। जब तुम्हारे पास सारी इंफॉर्मेशन होगी तब ही तुम सही फैसला कर सकोगे। छोटी सी इंफॉर्मेशन या गलत इंफॉर्मेशन, गलत उसके साथ आप कभी भी सही फैसला नहीं कर सकते। तो क्या हुआ जब बिजनेसेस, अब देखो आजकल बिजनेस ग्रो हो रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं, बड़े बड़े फैसले लेने पड़ रहे हैं, आप फिर फैसला करना है ना, प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, जैसे मैंने अभी कहा कि इंटरप्रेट करना है। तो मैनेजर को क्या फैसला करे कि वो लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए, प्रॉफिट ज्यादा हो जाए, प्रॉफिट मेंटेन रहे, बराबर रहे, क्या करे भाई? तो उसके लिए उसको एक ऐसे अकाउंटिंग की जरूरत हुई जो अकाउंटिंग दरअसल रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग नहीं करता, बल्कि मैनेजर अकाउंटिंग कोई अलग चीज भी नहीं है। मैनेजर अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक मिक्सचर है, और उन मिक्सचर को मिलाकर यानी उन चीजों को जो इनमें मौजूद थी उनको मिलाकर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हासिल की जाती है, जो मेरे अभी बोर्ड पे इंफॉर्मेशन ली जाती है, जिसकी मदद से मैनेजर आसानी के साथ सही डिसीजन मेकिंग ले सके। बोलो, क्लियर हुआ? तो या और ये पढ़ोगे अभी तुम लोग, अभी नहीं, क्योंकि ये होता है हायर लेवल पे, तो इसलिए ये बीकॉम या ग्रेजुएशन लेवल में शामिल नहीं होता, ये आप मास्टर लेवल में पढ़ेंगे। चाहे आप एमबीए करें, चाहे आप अपना एमकॉम करें, चाहे सीए करें, एसीसीए करें, आईसीएमए करें, जब वहां जाएंगे ना तो वहां आपको ये मैनेजर अकाउंटिंग पढ़ने को मिलेगी। और आप देखिएगा जिसको ये आते हो कि बड़े मजे से बहुत इंजॉय करेंगे आप, क्योंकि वहां बहुत सारी चीजें हैं। तो बहरहाल बात को खत्म करते हुए कि हमारे पास ब्रांचेस 3 हैं, हम अभी जो पढ़ेंगे वो कौन सी अकाउंटिंग होगी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लेकिन उसके बाद ये 3 अकाउंटिंग है। चलिए बताइए, अब आगे चलूं? समझ में आ गई यहां तक की बात, या कोई सवाल है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए, जवाब सवाल पूछिए, वरना मैं फिर अब आगे चलूं। हाँ भाई, सबको समझ में आ गया? क्योंकि 1-2 सवाल था, अकाउंट मैनेज करेगा, तो अकाउंट्स मैनेज करना मैनेजर का काम नहीं है बेटा। जिससे अभी किसी ने कहा है नाम SH111 लिखा हुआ है, तो ये अकाउंट मैनेज करने को खाली नहीं है, क्योंकि मैनेजर अकाउंटिंग का मैनेजर भी होगा, लेकिन अकाउंटिंग का मैनेजर कोई काम खुद नहीं करेगा। ठीक है, चलूं आगे, मूव अहेड। चलें आगे चलते हैं। अच्छा, अब अकाउंटिंग के बारे में कल जो एक इंट्रोडक्टरी लाइन थी उसी से याद रहे कि अब कॉस्ट अकाउंटिंग ये नहीं पढ़ रहे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है?
और उसके बारे में यही पढ़ा था कि वो क्या है। अब हमें मालूम होना चाहिए कुछ, आप सब लोगों को अच्छी तरह से, बहुत सारे जो कॉमर्स वाले होंगे उन्हें तो शायद चीजों से वाकफियत होगी, लेकिन एक दफा मैं बता के लिखता हूं। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। अब अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज क्या चीज है, सुनिएगा गौर से अब जरा। जब हमने ये कहा आपसे कि अकाउंटिंग क्या है, तो मैंने एक चीज लिखी थी, अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग एक क्या है, बिजनेस की लैंग्वेज है, बिजनेस की जबान है। अब अगर हम किसी भी लैंग्वेज को सीखने जाते हैं या कोई भी जबान सीखते हैं, तो लाजमी सी बात है बच्चों, हमें उस जबान के कुछ जो खसूसियात होती हैं, उसकी जो इस्लाहात होती है, उसकी जो मीनिंग होती है, जो वर्ड्स होते हैं, उसके उसमें स्पेसिफिक मायने हैं। मिसाल के तौर पे ये कंप्यूटर रखा हुआ है यहाँ पर, अब मेरे हाथ में ये देखो, अभी नजर आ रहा है तुम लोगों को, माउस है। अब ये जो माउस है, हाँ नहीं कुछ कर रहा, ये जो माउस है, इसको अगर अब आप बड़े आराम से आप सब बैठ के अभी माउस को छू रहे होते हैं, अगर असली वाला माउस आ जाए तो आप में से बहुत लोग अभी जो बैठे हुए कुर्सियों पर चढ़ के खड़े हो जाए। बोलो है या नहीं है? तो ये माउस एक अलग मानों में, लेकिन कंप्यूटर के उसमें एक अलग मानों में इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह मॉनिटर, अब ये मॉनिटर जो मैं जिस पे अपनी शक्ल देख रहा हूँ अजीब से बिखरे हुए बालों के साथ, तो ये मॉनिटर जो है, क्लासरूम के अंदर मॉनिटर बोला जाए तो उसके माने अलग है। तो इसी तरह अकाउंटिंग में जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत सारे टर्म्स की अपनी खास मीनिंग है, वर्डिंग है, हमें उन्हें समझना है। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी एक दो यूज किए थे, लेकिन उसी के साथ आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले आप सबको मालूम होना चाहिए, यहां हम बार बार एक लफ्ज यूज करेंगे, ट्रांजैक्शन। और याद रहे ये सब कुछ मैंने एक एक वर्डिंग, एक एक पॉइंट सारे नोट्स के अंदर लिख के दिया हुआ है। यहां पर मैं कोई थोड़ा छोटा लिखूं, बड़ा लिखूं, ज्यादा लिखूं, कम लिखूं, अब वो सिर्फ सुन के समझ लो, और असल चीज नोट्स में पढ़ना है। मैं कल भी कहा था पढ़ना जरूरी है, समझ गए ना। लाजमी नोट्स को डाउनलोड कीजिए, प्रिंट आउट निकाल सकिए तो बहुत जबरदस्त बात है, और हो सके तो मेरे लेक्चर्स के साथ वो नोट्स सामने रखिए और सुनते जाइए, पढ़ते जाइए, आपको एक एक चीज पे ग्रिप हो जाएगी, समझ गए। तो ट्रांजैक्शंस पहला लफ्ज आपको क्लियर होना चाहिए। हमारे साइंस वालों को तो पता भी नहीं होगा, कॉमर्स वालों को पता होने के बावजूद भी वो उनको रट्टा लगा हुआ होता है। ट्रांजैक्शंस क्या है? हम कहते हैं ट्रांजैक्शन एनी एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज, यानी वैल्यू का एक्सचेंज क्या कहलाता है? ट्रांजैक्शन कहलाता है, ठीक है। यानी उर्दू में अगर तर्जुमा करें तो तर्जुमे में हम इसका लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, क्या है ये बोर्ड पे नजर आ रहा है, ये हिस्सा लेन देन, ठीक है। आ रहा है यानी मुझे, मेरे पास तो नहीं, बता देना जरा, ये लेन देन लिखा हुआ नजर आया या नहीं आया? ओके लिख देना, क्योंकि मेरे ख्याल में मेरे सामने चैट खुली हुई आपकी, तो बोर्ड का पूरा हिस्सा नजर नहीं आ रहा। ओके, तो ट्रांजैक्शन को हमने कहा लेन देन। क्या लिखा भाई? नहीं नजर आ रहा? कहां तक नजर आ रहा है यार? अच्छा ठहरो, बोलो अब नजर आया? ठीक है, जवाब दे देना। चलो थोड़ा सा बोर्ड इधर किया था, मुझे वो इससे नजर नहीं आ रहा। आ गया नजर? अब नजर आ रहा है, वाह, अब लिखना जरूरी था, बगैर अब के भी लिख देते, हाँ नजर आ रहा है। चलो खैर सुनो, ट्रांजैक्शन एनी एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज। अब मिसाल के तौर पे, अभी जैसे आपको अब क्लास में होते मिसाल देता था मैं कि जाइए, आपको मैं बुक शॉप पे बोलता हूँ जाओ, आप बुक शॉप पे जाते हो, कोई किताब, कोई 5 ईयर कोई चीज डिमांड करते हो। आप जब अपने कस्टमर से वो बुक वाले से जाते हो, यानी बल्कि ये एक मिनट इस तरह समझो कि फिल्म तो देखते होगे आप लोग, फिल्म होता है या ड्रामा होता है या कोई भी होता है, उसमें करेक्टर होते हैं। बिजनेस के फिल्म में या बिजनेस के ड्रामे में दो करेक्टर हैं, एक कौन है? बायर, और दूसरा कौन है? सेलर। आप अगर कुछ खरीदने के लिए किसी दुकान पे जाते हैं तो आप कौन है? बायर। वो शॉपकीपर कौन है? सेलर। आप जो किताब, जो बुक, जो 5 ईयर आप उस शॉप वाले से मांगते हैं, वो शॉप वाला जब आपको देगा तो उस किताब की एक क्या होगी? वैल्यू होगी।
उस बुक की, उस मार्कर की, उस कलम की एक क्या होगी, वैल्यू होगी। वो वैल्यू सेलर्स के पास से किसके पास जाएगी, आपके पास। फिर आप उस वैल्यू के अगेंस्ट उस बायर सेलर को क्या पे करेंगे, पैसे पे करेंगे। तो जो चीज आप ले रहे हैं उसकी भी वैल्यू है, जो आप पे कर रहे हैं पैसा, उसकी भी वैल्यू है। तो आप दोनों के दरमियान क्या हो रहा है, एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब तबादला। किस चीज का तबादला, वैल्यूज का तबादला। इस वैल्यूज के तबादले को क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो बिजनेस में हमेशा जो भी चीज होती है, प्रॉफिट और लॉस जब हम कमाते हैं तो उसमें हमेशा क्या होती है, ट्रांजैक्शन। मसलन अगर एक, अभी तो खरीदो फरोख्त समझ में आ गया, इसी तरह अगर कोई मुलाजिम किसी जगह नौकरी करता है, यानी कोई शख्स किसी ऑफिस में जॉब करता है, तो वो अपनी खिदमात उस इदारे को बेचता है, यानी उस इदारे को प्रोवाइड कर रहा होता है। वो जो खिदमात प्रोवाइड कर रहा है उसकी एक वैल्यू है। इस वक्त वो शख्स जो नौकरी कर रहा है वो कौन है, सेलर। जो वो इदारा जहां उसने नौकरी की वो कौन है, बायर। वो इदारा उस शख्स से उसकी खिदमात को हासिल कर रहा है, उस खिदमात की एक वैल्यू है। चाहे वो मेरे जैसे टीचर की पढ़ाने की काम हो, या एक ऑफिस बॉय की सफाई का काम हो, चाय बनाने का काम हो, या सिक्योरिटी गार्ड का काम हो, या कोई और काम हो, उन सब काम को वो इदारा खरीद रहा है उस सेलर से। और उसके अगेंस्ट काम करने के बाद महीने भर बाद वो उसे क्या पे करेगा, तनख्वाह। वो जो काम कर रहा है उसकी वैल्यू, जो तनख्वाह मिल रही है उसकी वैल्यू। ये दोनों क्या हुए, फिर उन दोनों के दरमियान एक्सचेंज हुआ। किसका, वैल्यूज का। क्या कहलाएगा, ट्रांजैक्शन। तो हर बिजनेस में ट्रांजैक्शन होता है और वही ट्रांजैक्शन जिम्मेदार होते हैं बिजनेस के अंदर प्रॉफिट और लॉस के। ठीक है, अच्छा जी। अब ट्रांजैक्शन के बाद दूसरी चीज आपको मालूम होनी चाहिए, यहां पर कौन सी, मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज, कॉमर्स वाले बड़े वो होंगे और यार हमें तो मालूम है। और दूसरे लफ्जों में क्या कहते हैं, गुड्स। याद रखना, गुड नहीं, गुड्स। क्या होता है, गुड्स। गुड्स, मर्चेंडाइज, ये वो चीज है जो आपको शुरू में टाइप बताई, ट्रेडिंग बिजनेस में होती है और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में होती है। जिसमें नहीं होती वो क्या है, सर्विस बिजनेस, उसमें ये मर्चेंडाइज मौजूद नहीं होती। तो मर्चेंडाइज वो फिजिकल चीज है जिसका एक ट्रेडिंग बिजनेस कारोबार करता है। और याद रहे कि हर बिजनेस के लिए एक ट्रेडिंग बिजनेस में एक मर्चेंडाइज है। यानी एक बुक शॉप वालों के लिए, बुक शॉप के लिए किताब, कॉपी, पेंसिल्स, रबर, शार्पनर, ये सब उसके लिए मर्चेंडाइज है। एक दूध वाले के लिए दूध, दही, मक्खन मर्चेंडाइज है। एक जनरल स्टोर वाले के लिए आटा, चावल, दाल, ये सब चीजें क्या है, मर्चेंडाइज है। तो मर्चेंडाइज या गुड्स वो चीज है जिसको एक बिजनेसमैन, इसका प्रॉपर डेफिनेशन वहां लिखी हुई है, जिसको मैं इसको वहां लिखा होगा, द थिंग इन विच अ फर्म डील्स, कि एक फर्म जिस चीज का कारोबार करे, डील का मतलब है कारोबार करे, उस चीज को कहते हैं मर्चेंडाइज। या दूसरे लफ्जों में जिस चीज को खरीद कर बेचे और उसका बिजनेस करे उसको कहा जाता है मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज वैसे तो अब एक चीज है, लेकिन मर्चेंडाइज या गुड्स को अब खास एक नाम से याद रखते हैं कि जब मर्चेंडाइज को खरीदा जाएगा तो अकाउंटिंग में एक नाम दे देंगे, परचेजेस। अब याद रखना, यहाँ पे खास के इंटर साइंस के लोग के ये परचेजेस का मतलब कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं खेल रहे हम लोग कि परचेज माने एक खरीदना, परचेजेस माने नहीं। परचेजेस एक पूरा वर्ड है जिसका मतलब है कि किसी ट्रेडिंग बिजनेस का मर्चेंडाइज को खरीदना किस नाम से रिकॉर्ड होता है, परचेजेस के नाम से रिकॉर्ड होता है। यानी जिस वक्त हम रिकॉर्डिंग करेंगे तो उस वक्त आपको सिखाएंगे क्या, परचेजेस कहो। तो आप समझ जाइएगा परचेजेस सिर्फ किस चीज के खरीदने के लिए इस्तेमाल होगा, मर्चेंडाइज के खरीदने के लिए। फिर परचेजेस जब होंगी तो परचेजेस दो तरह की होती हैं। एक परचेजेस होती है जिसको कहा जाता है कैश परचेजेस, बोर्ड नजर आ रहा है यहाँ पे, और दूसरी परचेजेस होती है जिसको कहा जाता है क्रेडिट परचेजेस। अब कैश परचेजेस में क्या होगा और क्रेडिट परचेजेस में क्या होगा। कैश परचेजेस में जो बायर होगा वो खरीदेगा सेलर से, फौरन पैसे दे देगा, तो पैसे दे दिया। लेकिन क्रेडिट परचेजेस में
आप खरीदेंगे। अच्छा, यहाँ क्रेडिट का मतलब वैसे याद रखना, अभी हम बहुत ज्यादा क्रेडिट के वर्ड को इस्तेमाल करेंगे अलग अलग मानों में, ठीक है, लेकिन ये ध्यान में रखना कि क्रेडिट यहाँ पर माने हैं उधार के, ठीक है। कोई सवाल तो नहीं पूछ रहे, ठीक है। क्रेडिट के माने हैं उधार के। तो जब भी कभी क्रेडिट परचेज आ जाता है मतलब है कि हमने खरीदा लेकिन उधार पे। तो अब एक बात बताओ पहले कि अगर कोई उधार पे खरीदेगा तो क्या ट्रांजैक्शन होगी, क्या उसमें वैल्यूज का एक्सचेंज होगा या नहीं होगा, बताओ मुझे। क्योंकि कैश परचेज में तो तुमने खरीदा और पैसे दे दिए, लेकिन क्या क्रेडिट परचेज में ट्रांजैक्शन होगी, क्योंकि आप खरीद तो रहे हो लेकिन पैसे तो नहीं दे रहे, क्या वो ट्रांजैक्शन होगी या नहीं होगी? यस या नो में जवाब दो, बताओ मुझे जरा, मैं देखूं कितने लोग कहते हैं ट्रांजैक्शन होगी। पहला जवाब आ गया यस, कैश पर नहीं होगी। क्या भाई, एक मिनट, फरीद सोहा फरीद साहिबा, ये क्या लिख रहे हैं कैश पर नहीं होगी, जरा बताइए तो कैश पर क्या नहीं होगी आप कह रहे हैं, और माम कह रही है नहीं होगी, नो। अहद गुल भी फरमा रही है नहीं होगी। अच्छा सुनिए, जो लोग कह रहे हैं, पहली बात जो नो कह रहे हैं कि क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन नहीं होगी, उनको पहले जवाब दे रहा हूं। याद रखिए, क्रेडिट पर ट्रांजैक्शन होगी। क्यों होगी? आपने सेलर से बायर ने चीज खरीद तो ली, लेकिन आपने उसको पैसे नहीं दिए, मगर आपने उससे एक क्या दिए किया है, प्रॉमिस किया है, वादा किया है, जिसको आम लफ्जों में कहते हैं ना, जबान की एक वैल्यू होती है। सुना है या नहीं सुना है कि जबान की औकात होती है। आपने उधार पे खरीदा है तो आप उससे एक तरह का कह रहे हैं या नहीं कह रहे, लेकिन आप एक प्रॉमिस कर रहे हैं कि वी विल पे यू इन फ्यूचर। तो ठीक है, पैसों की नहीं, लेकिन उस वादे की, उस जबान की, उसकी एक प्रॉमिस है। सोचें आप, दुनिया भर में जितने भी कारोबार हैं वो ज्यादातर पता है किस पर होते हैं? क्रेडिट पर होते हैं, उधार पे होते हैं। और वहां सब कुछ किस पे चल रहा होता है? एक दूसरे पे एतबार। इसीलिए क्रेडिट का मतलब सिर्फ उधार नहीं है, एक क्रेडिट का असल मतलब है एतबार। जब आपको कोई शख्स उधार पे दे रहा है तो वो दरअसल आप पे क्या कर रहा है? एतबार कर रहा है। और उसका ये एतबार करना एक क्या रखता है? वैल्यू रखता है। तो इसलिए जो लोग ने लिखा है नो, उनके लिए जवाब है कि पैसा नहीं है, लेकिन तुम्हारे दरमियान अभी भी एक्सचेंज हो रही है। किसकी? वैल्यूज की, एक फिजिकल चीज की, और दूसरा आपका क्या? प्रॉमिस, आपका एतबार। बोलो, पहली बात समझ में आई कि चाहे कैश परचेजेस हो चाहे क्रेडिट परचेजेस हो, दोनों सूरत में कंप्लीट होगी क्या चीज? ट्रांजैक्शन। बोलिए, जिन्होंने अब नो लिखा था, समझ में आई बात? जल्दी से एक दो लोग जवाब दे दे। ठीक है, अहदे गुल का आ गया अंडरस्टैंड। ओके, तो अब लाजमी सी बात है कि आपने, मैंने जैसा कहा, आपने मान ली बात कि हाँ सर एतबार है, प्रॉमिस है, वादा है। तो यार उस एतबार को, उस प्रॉमिस को किताबों में लिख के तो रखना है ना, कि ये प्रॉमिस को याद रखें कि कल को उससे पैसे, यानी अगर जो सेलर है वो याद रखे कि मुझे उससे पैसे लेने हैं, बायर को भी याद रखना है कि मुझे उसको पैसे देने हैं। तो बायर अपनी बुक में एक चीज रिकॉर्ड करता है जिसको कहते हैं अकाउंट्स पेएबल। याद रखिएगा ये वर्ड, कौन सा? अकाउंट्स पेएबल। यानी बायर की बुक में जब अकाउंट्स पेएबल लिखा हुआ होगा तो इसका मतलब होगा उसने अदा करना है पैसे। प्रैक्टिकल जिंदगी में इसको ज्यादातर कहते हैं ट्रेड पेएबल, यानी तिजारती लायबिलिटी, तिजारती जिम्मेदारी, तिजारती अदायगियां। लेकिन एकेडमिक, हम ज्यादातर जो हमारे एकेडमिक इस्तेमाल होता है उसमें ज्यादातर लफ्ज इस्तेमाल होता है क्या? अकाउंट्स पेएबल। तो क्रेडिट परचेज के साथ क्या जुड़ा हुआ है? अकाउंट्स पेएबल। अच्छा, अब ये हमने पढ़ा बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यही मर्चेंडाइज जो परचेज हुई तो उसको खरीदी गई तो परचेजेस कहा। अब यही मर्चेंडाइज जो बेच रहा है, जब वो बेचेगा तो वो अपनी बुक में लिखेगा किस नाम से? सेल्स के नाम से लिखेगा। खरीदते वक्त क्या लिखेगा? परचेजेस। याद रहे, हर ट्रेडर, हर ट्रेडिंग बिजनेस करने वाला परचेज भी करेगा
और फिर उसके बाद उसको क्या करेगा, सेल्स भी करेगा। परचेज वो दो तरह से कर रहा था, कैश पर या क्रेडिट पर। और क्रेडिट पर तो उसने याद रखने के लिए अकाउंट पेबल कि मैं पैसे पे करूंगा। लेकिन अब सेल्स, इसी तरह सेल्स दो तरह की होगी। एक सेल्स होगी कौन सी सेल्स, कैश सेल्स, और दूसरी सेल्स कौन सी होगी, क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स हमने बेचा और पैसे ले लिए, क्रेडिट सेल बेचा मगर पैसे नहीं लिए। तो इसी तरह से जब देने को याद रखा था तो लेने को भी याद रखेंगे, पैसे लेने हैं, और उसको नाम देंगे अकाउंट्स रिसीवेबल, जिसका मतलब होगा हमने पैसे वसूल करने हैं। यानी एज अ कस्टमर हम याद रखेंगे कि हमें पैसे रिसीव करने हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं इसके बाद इसी तरह से दो चार चीजें अकाउंट रिसीवेबल के बाद। अब कितना टाइम हो गया, जरा मैं टाइम चेक कर लूं। कल के लिए ये बात अच्छी तरह सुन लीजिए कि कल मैं आप लोगों से जो नोट्स दिए हैं उस नोट्स के ये अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज वाला पूरा पेज आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ना है। कल मैं पूछूंगा दो तीन चीजें आप लोगों से, क्या क्या लिख लीजिए। मैं आपसे पूछूंगा, अकाउंटिंग पढ़ाई है ना मैंने, उसी के साथ एक होगा बुक कीपिंग, पढ़िएगा उस पेज पे अकाउंटिंग और बुक कीपिंग क्या है। फिर कल आपसे पूछूंगा या आप लोगों ने मुझे बताना है फिर कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का फर्क क्या समझ में आया। फिर इसी तरह से दूसरा पढ़िएगा, उसके बाद उसमें है उसी के नीचे कैश बेसिस एंड अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। समझ गए, जरा ये पढ़ के बताइएगा कि क्या समझ में आया, अक्रूवल और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, यहां तक मैं आपको लेके चलूंगा। इसके बाद कल मैं आपको इसके बाद लेके बताऊंगा इसके बारे में, एसेट्स के बारे में, लायबिलिटीज के बारे में, कैपिटल के बारे में। तो हो सके तो थोड़ा सा इसको पढ़िएगा, कल मैं इस पॉइंट से आपको शुरू करूंगा। अभी कोई सवाल है आज के लेक्चर के बारे में तो मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूं, पूछिए, मैं आपका वो देख रहा हूं, बोलिए हरियर। फिर एक सवाल आया है, आयशा सर नोट्स कहां दिया है आपने। अक्रूवल जो है ना बेटा, इसका मतलब यही है उधार, क्रेडिट, समझे। अक्रूवल, थोड़ा सा मेहनत करो ना, ढूंढो ना, इतने सारी, अब तो तुम लोग डिजिटल दौर के पक्के पक्के बच्चे हो गए, पहले तो थोड़े बहुत थे, अब तो तुम लोग डिजिटल दौर में आ गए हो, सारा काम तो पढ़ रहे हो इस पे। जरा सर्चिंग मारो, थोड़ा सा मेहनत करो कि ढूंढो क्या अकाउंटिंग के अंदर क्या, ढूंढो अक्रूवल का वर्ड, अकाउंटिंग की साइट्स खोलो, पढ़ो वहां से कि अक्रूवल के माने क्या होते हैं, मैंने भी दिए, और पढ़ो उसको जवाब निकालने के लिए। ठीक है, फिर सब एक ही सवाल, अक्रूवल क्या है, अकाउंट पेएबल और नोट पेएबल में क्या फर्क है। अब एक सवाल आया है कि अकाउंट पेएबल और नोट्स पेएबल में क्या फर्क है। देखो अभी आगे चल के पढ़ोगे ये नोट्स पेएबल और एक और लफ्ज पढ़ोगे बिल्स पेएबल, समझे। बेसिकली अभी बहुत ज्यादा तफसील की जरूरत नहीं, लेकिन एक लॉजिकल बिल्कुल सिंपल डिफरेंस बता रहा हूं क्योंकि बिगिनिंग है, उसके बाद आप पढ़ोगे। अकाउंट पेएबल और जो अकाउंट रिसीवेबल है, ये दोनों क्या है, वर्बल है, जबानी है। यानी मैंने तुमसे कुछ खरीदा, मैंने पैसे नहीं दिए और कहा भाई कल ले लेना, तो मेरे लिए अकाउंट पेएबल, मेरी किताबों में अकाउंट पेएबल, लेकिन तुम्हारी किताबों में क्या हो गया, अकाउंट रिसीवेबल, क्योंकि मैंने देना है, तुमने लेना है। अब यही चीज अगर हम कल को लिखत पढ़त में ले लें, यानी मैं एक कागज पे लिख कर दे दूं तुम्हें कि मैं आपको कल इतने पैसे अदा करूंगा, क्यों, क्योंकि मैंने आपसे कोई चीज खरीदी थी या मैंने आपसे पैसे लिए थे और मैं कल पे करूंगा, एक महीने बाद पे करूंगा, तो वो चीज जो जबानी से लिखी हुई आ जाए उसको वो मेरे लिए क्या हो जाएगी, नोट्स पेएबल, और तुम्हारे लिए क्या हो जाएगी, नोट्स रिसीवेबल। इसी तरह से बिल पेएबल या बिल रिसीवेबल। तो टेक्निकली और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन इस वक्त इतना समझ लेना काफी है कि अकाउंट पेएबल या अकाउंट रिसीवेबल वर्बल होता है, नोट्स पेएबल, नोट रिसीवेबल या बिल्स पेएबल या बिल्स रिसीवेबल लिखे हुए होते हैं कागज पर। बोलो, जिसने सवाल किया था उसको समझ में आया और बाकी लोगों को भी। आयशा साहिबा, गॉट इट? चलो
ठीक है, आज यहां तक रोक रहा हूं। और जी लिखा हुआ वादा गुल। अब आप लोग जिन लोगों ने मुझसे शेयर नहीं किया नंबर, तो कल दोबारा, आज दोबारा मुझे नंबर शेयर करें, मैं उन लोगों को ग्रुप में ऐड करूंगा। और अभी रात में इंशाल्लाह फिर मैं बीकॉम पार्ट 2 की भी क्लास है, उस क्लास के बाद मैं आपसे लिंक शेयर कर दूंगा, जाइएगा वेबसाइट से वो उतारिएगा। और जरा पूरा पढ़ना है, क्योंकि मैं 3-4 चीजें आपसे पूछूंगा, 2-3 चीजें बता दी हैं, 2-3 चीजें और पूछूंगा आपसे, देखता हूं कि कौन कितने अच्छे से पढ़ने को सीख रहा है। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। इंशाल्लाह कल हम इसको मिलते हैं और कल इससे आगे हम करेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।